हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त, आपका साथी, आपका टीचर अजय यादव आप लोगों का जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो प्यारे बच्चों, हम 11th क्लास का आज पढ़ने वाले हैं वेक्टर, यानी बेसिक मैथमेटिक्स का हमने वेक्टर स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंदर हम लेक्चर 1 कर चुके थे। अगर मैं लेक्चर 1 की बात करूं तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथी, हम लोग बेसिक वेक्टर के बारे में पढ़ चुके थे कि वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, एंटी पैरेलल क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है। इन सब के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके थे। तो आइए दोस्तों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उसी में हम आज डिस्कस करते हैं वेक्टर पार्ट 2, और उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आप अपना पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक वेक्टर लेक्चर नंबर 2। आइए। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर होता क्या है, टाइप ऑफ वेक्टर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर एंगल क्या होते हैं वेक्टर का, वेक्टर एडिशन कैसे होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको वेक्टर रिवाइज करा देता हूँ। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन भी रखती हो, मैग्नीट्यूड भी रखती हो और साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करती हो। ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 वेक्टर का। तो आज हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो वी कैन राइट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और देखते हैं कैसे हम एंगल को डिफाइन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, दो वेक्टर के बीच में एंगल बताने के लिए हम वेक्टर को ज्वाइन करते हैं टेल टू टेल। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर ए है, ये मैंने मान लिया मेरे पास था वेक्टर ए, और ये मैंने मान लिया वेक्टर बी। देखो, वेक्टर ए और बी को ज्वाइन किया है मैंने, कैसे किया है, टेल टू टेल। ये याद रखना, कैसे याद किया है, टेल टू टेल ज्वाइन किया है। और टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद हमारे पास दो एंगल होंगे, एक तो ये वाला होगा बाहर वाला और एक होगा प्यारे बच्चों ये अंदर वाला, यानी छोटे वाला एंगल है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है कि दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो मेरा कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं प्यारे बच्चे, दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो कहलाएगा मेरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग two vectors tail to tail, smallest angle between them will be known as एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यानी कहानी क्या है कि दो वेक्टर को अगर मैं टेल टू टेल ज्वाइन कर देता हूं तो टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद दो एंगल होंगे, एक बाहर वाला यानी बड़े वाला एंगल होगा और एक होगा एंगल छोटे वाला। तो हमें कौन सा कंसीडर करना है, स्मॉलेस्ट एंगल। तो हम ये बोल सकते हैं कि दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद जो मेरा स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ऐसे समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर तो ये दिया गया है सी और एक वेक्टर ये दिया गया है डी। अब आप देखिए ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, टेल टू टेल ज्वाइन। अब टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद इनके बीच में देखो एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये बाहर वाला। तो हमें कौन सा कंसीडर करना है, हमें कंसीडर करना है स्मॉलेस्ट एंगल। कौन सा एंगल करना है, स्मॉलेस्ट। तो अब क्लियरली दिख रहा है बाहर वाला एंगल बड़ा होगा, तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा, यानी दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कैसे ज्वाइन करना है, टेल टू टेल। टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्लियर बात? चलो एक बार देख लेते हैं फिर। जैसे मान लीजिए आपको वेक्टर दे दिया जाए, अब छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्या आपको दे दिया जाए, क्या वेक्टर दे दिया जाए, एक वेक्टर दे दिया ये वाला और भैया एक वेक्टर दे दिया ये वाला, और ये एंगल दे दिया आपको 60 डिग्री, और पूछा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा। तो देखो याद करना है आपको कि मास्टर ने क्या बताया था कि दो वेक्टर को हमें ज्वाइन करना है टेल टू टेल। अब यहाँ पे यार कहानी देखूंगा तो ये दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो आप देखो, इसकी इस वाले वेक्टर की, यानी इसको ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, तो इस वाले ए वाले का तो ये है क्या है, टेल है,
और अगर मैं बात करूं बी वाले का, तो बी वाले का ये क्या है, हेड है। तो भैया ये तो टेल टू टेल नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि इस वेक्टर को यानी बी वेक्टर को मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिया। देखो वेक्टर इस डायरेक्शन में था, उसी डायरेक्शन में मैंने एक्सटेंड कर लिया। अब तुम देखोगे तो देखो इसका टेल और इसका टेल ज्वाइन हो गया। अब ये वाला कितना था 60 डिग्री, तो ये वाला कितना हो गया 120 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं ए और बी के बीच में एंगल की मैं बात करूं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वो मेरे पास कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो आपको बच्चे याद क्या रखना है, आपको याद रखना है पहली बात तो क्या है, टेल टू टेल। कहानी क्या है भैया, टेल टू टेल है। क्लियर बात। दूसरी बात, टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद कौन सा एंगल होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। कौन सा एंगल होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो सर इसका मतलब आप हमें मिनिमम और मैक्सिमम एंगल भी बता दीजिए कि मिनिमम एंगल कितना होगा दो वेक्टर के बीच में और मैक्सिमम कितना होगा। तो प्यारे बच्चों मिनिमम वेक्टर तो आपको समझ में आ गया कि मिनिमम एंगल क्या होगा दो वेक्टर के बीच में, कि जब दो वेक्टर ऐसे हो, यार देखो ध्यान से देखना, एक वेक्टर ये मेरे पास बी है और इसी के ऊपर जस्ट मेरे पास वेक्टर ए है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। कितना है 0, यानी दो वेक्टर के बीच में मिनिमम एंगल कितना होता है 0 डिग्री होता है। और अगर मैक्सिमम एंगल की मैं बात करूं तो यार मैक्सिमम एंगल कब हो सकता है, देखो मान लो ए वेक्टर मेरे पास ऐसे है और बी वेक्टर मेरे पास जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाला एंगल होगा ना 180 डिग्री, ये क्या होगा मैक्सिमम एंगल होगा। सर 180 से ज्यादा नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता। कारण क्या है कि जैसे ही यार ये 180 से मान लो 180 से इधर आया तो स्मॉलेस्ट कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, जो 180 से क्या होगा कम होगा। यानी अगर मैं बात करूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो वो हमेशा क्या होगा 0 डिग्री से इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा, और लेस देन होगा किससे 180 डिग्री से। यानी दो वेक्टर के बीच में मिनिमम एंगल हो सकता है वो होगा 0 डिग्री, और मैक्सिमम की मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों वो होता है 180 डिग्री, याद रखना। क्लियर बात। तो दो वेक्टर के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम एंगल की कहानी हम लोगों ने अभी तक देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि हमें दिया गया है कि ये हमें कोई एक्स लाइन दे दी गई, इस एक्स लाइन से ए वेक्टर हमें इधर दिया गया है, ये ए वेक्टर है और ये वाला एंगल कितना है मेरे पास 30 डिग्री, एक्स से 30। ये वाला दिया गया है मेरे पास बी, और बी का यहां से जो एंगल दिया गया है प्यारे बच्चों वो दिया गया है फिर 15 डिग्री, और सी वेक्टर इधर दिया गया है और सी वेक्टर हमें यहां से दिया गया है 30 डिग्री। क्लियर है। और क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ध्यान देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, एंड ए एंड सी। ये तीन है और इन तीनों वेक्टर के बीच में एंगल बताना है आपको, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, और ए और सी के बीच में। यहां पे याद रखना और ध्यान दे सकते हो आप लोग, हमें जो सबसे पहले जो चेक करनी होती है ना, वो चेक करना होता है क्या भाई, टेल टू टेल कनेक्ट होना चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो तीनों के तीनों वेक्टर मेरे टेल टू टेल कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, टेल टू टेल। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अब एंगल देख लेना है। क्या देख लेना है, एंगल। तो सबसे पहले है ए और बी के बीच में, अगर मैं ए और बी के बीच में बात करूं तो ए और बी के बीच में मेरे पास ये हो जाएगा, यानी ए और बी के बीच में बात करूं तो मेरे पास टोटल एंगल हो जाएगा 30 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। ओ सॉरी 45 डिग्री सेल्सियस नहीं भाई, ये थर्मोडायनेमिक्स आ जाती है कई बार ना बीच में। अच्छा बी और सी के बीच में बात करूं, बी और सी के बीच में देखो, बी और सी के बीच में ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। कितना होगा भाई 30 डिग्री। तो ये लिख लेते हैं हम कितना 30 डिग्री। वहीं पे बात करूं मैं ए एंड सी के बीच में, तो ए ये है और सी ये है, तो इनके बीच में जो ये एंगल हो गया ये टोटल एंगल हो गया। यानी अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों कितना हो गया मेरे पास 30 प्लस 15 प्लस 30, तो दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये तीन वेक्टर के बीच में हमने एंगल फाइंड आउट किया है। तो आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर इधर है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम ए वेक्टर है, और भैया एक मेरे पास कैसे करे ये वाला,
ये वाला एंगल दे रखा है हमें 120। और क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कि आपको एंगल फाइंड आउट करना है दो वेक्टर के बीच में। क्लियर? यहां पे अगर जो ध्यान देने वाली बात है वो प्यारे बच्चों क्या है कि दो वेक्टर जो मेरे हैं वो टेल टू टेल कनेक्ट नहीं है। सबसे पहले जो आपको याद रखना है, जब भी आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड आउट किया जाए ना, तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या ये टेल टू टेल कनेक्ट है। भाई क्या ये टेल टू टेल कनेक्ट है? तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यार ये टेल टू टेल कनेक्ट नहीं है। तो यार टेल टू टेल कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? टेल टू टेल कनेक्ट करने का सर सिंपल सा फंडा है कि इस वेक्टर को हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने एक्सटेंड कर लिया, अब ये पूरा 180 था, ये हो गया 120, तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। और अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो भी कैसे हैं भैया? टेल टू टेल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो आज का ये छोटा सा जो टॉपिक हमने पढ़ा अभी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसमें अगर प्यारे बच्चों आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो बेसिक सा जो था वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए इसको, कोई भी डाउट होता आप पूछ सकते हो। सबसे पहले मेरे पास आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, एक तो आप लोग ध्यान से देखना अभी क्या है। मान लीजिए प्यारे बच्चों मेरे पास यार ये वेक्टर ए है। कैसा वेक्टर है? ए। और इधर मैंने मान लिया कि ये मेरे पास वेक्टर है बी। यहां पे जो कहानी याद रखने वाली है वो क्या है कि ए वेक्टर का जो हेड है वो बी वेक्टर के टेल से कनेक्ट है। तो क्या बोला गया, अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट कर दूं इस वेक्टर से, ठीक है, तो इस वेक्टर को हम मान लेते हैं सी। तो क्या बोला गया कि जो मेरा ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है वो मेरा इक्वल होगा किसके? सी वेक्टर के। देखो या इसको बोला जाता है ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉर ए वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो ये ए और बी इधर जो ऐड होंगे वो होंगे जो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं यहां या सॉरी, आप याद रख सकते हो कि दो वेक्टर जो हम ऐड कर रहे हैं ना वो वेक्टर वो होंगे जिसका एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्ट होगा। कैसे सर? एक एग्जांपल और दे दीजिए। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास है पी वेक्टर और भैया ये मेरे पास है क्यू वेक्टर और ये मेरे पास है आर वेक्टर। तो अगर इसमें भी अगर मैं ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन लिखना चाहूं तो मैं प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखना, मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरा वेक्टर P प्लस Q कौन सा? क्योंकि देखो इसका हेड इसके टेल से कनेक्टेड है, तो क्या आएगा? देखो यहां पे Q आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर। और जो प्यारे बच्चों ये जो आर वेक्टर आया या जो सी वेक्टर आया, ये वाला आर वेक्टर आया या ये सी वेक्टर आया, ये मेरा कहलाता है क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। यानी यहाँ पे आर वेक्टर तो किसका रिजल्टेंट हो जाएगा? पी और क्यू का। अगर इधर मैं बात करूं तो सी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। क्या मैं बोल सकता हूं वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट होगा? क्लियर है बात? एक बार फिर से आप इसको ध्यान से देख लीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात? जल्दी से लिखिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, फिर हम एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो देखिए। अब मान लीजिए आपको वेक्टर्स दिए गए हैं ये वाला,
ये वाला वेक्टर दे दिया आपको ए वेक्टर, और ये वाला वेक्टर दे दिया आपको, यार एस थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर दे दिया आपको बी वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये वाला वेक्टर क्या होगा भाई, ये वाला वेक्टर होगा सी वेक्टर, और ये सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी। अब मैं मान लो इधर कोई वेक्टर लिख रहा हूँ डी वेक्टर, तो यार ये वाला क्या किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए प्लस बी, भाई ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, तो डी वेक्टर। अब मान लो ये वेक्टर मैं लिख रहा हूँ ई वेक्टर, तो ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर, इसको बोलते हैं वैसे पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन। क्लियर है। तो हमने सिंपल किया क्या है, हमने फॉलो किया है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को। देखो कैसे, ए और ए का हेड बी के टेल से कनेक्टेड था, तो यहाँ पे जो वेक्टर आया वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अब ये अब देखो इसको भूल जाओ, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, तो इस वाले वेक्टर का हेड इस वाले के टेल से कनेक्टेड था, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस डी। तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर बात, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको पता लगेगा। देखो अभी हमने ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन से हमने क्या सीखा कि दो वेक्टर हैं, जैसे ए प्लस बी वेक्टर हमने किया, दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या कहलाया, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, इस वाले को। ठीक है, क्लियर बात। ये जो सी वेक्टर आया ये रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का। क्लियर बात। अभी देखो, अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों। जैसे ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक बार देखो, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। क्लियर बात। अब मान लेते हैं कि भैया मेरे पास ये वेक्टर तो है ए, ठीक है, और ये वेक्टर है मेरे पास क्या, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। क्या एंगल है भैया, थीटा। क्लियर। अब यार पैरेललोग्राम एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करता है, या पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन से हम एक्चुअल में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसे, वही देखते हैं। अब देखिए यार, इस वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को, बी वाले वेक्टर को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो कोई दिक्कत, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये बी वेक्टर। अच्छा ये बी वेक्टर, तो यार ये वाला एंगल भी मेरा क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये इधर ए वेक्टर। क्लियर। अब इसको, ये देखो ए बन गया, ये बी बन गया, तो इसको मैंने यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ये वाला, तो ये वाला वेक्टर कहलाएगा क्या, सी वेक्टर। क्या कहलाएगा, सी वेक्टर। और हमने ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन से पढ़ा है क्या, कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू सी, कि वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट होगा सी वेक्टर, और यहां से आपने देख भी लिया। क्लियर। अब अगर देखो कहानी क्या है, हमें इस सी वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो सबसे पहले बात तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं, हम निकाल क्या रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा किसका रिजल्टेंट, ए और बी का। ए और बी का मतलब जो ये सी वाला वेक्टर है ना, इसका रिजल्टेंट। क्लियर बात। कैसे, अब अगर ये वाला बी है तो इसको मैं अगर ऐसे देखूं, ये वाला, तो यार ये वाला क्या बन जाएगा, ये इसका बी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी, तो ये वाला हो गया मेरे पास बी कोस थीटा, और ये वाली साइड प्यारे बच्चों मेरे पास क्या हो गई, बी साइन थीटा। क्लियर। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इस वाले वेक्टर का, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास बना क्या यार, वो देख लेते हैं। ऐसे बन गया, ठीक है, ये वाला,
अब ये मेरे पास ये वाली साइड क्या है, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी कोस थीटा। अच्छा ये वाली साइड क्या है मेरे पास, बी साइन थीटा। अच्छा ये मान लेता हूं मेरे पास क्या होगा, एंगल फाई, और ये मेरे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये बना है मेरे पास, ओवरऑल जो बना है इससे वो मेरे पास ये बना है, और मुझे इस सी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये सी क्या होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। क्लियर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यार यहां से अगर मैं स्क्वायर करना स्टार्ट करूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू रूट, अब देखा यहां वहां से देखना क्या, ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर, बी कोस थीटा का स्क्वायर कर दिया। अब यहां पे क्या आ गया भैया, बी साइन थीटा का होल। अब यहां पे आएगा क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आएगा देखना, ये आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस ये मेरे पास आ गया बी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यार देखो इस वाली टर्म में से, इन दो टर्म में से, ये वाली टर्म में से और ये वाली टर्म में से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आता है सी वेक्टर का वो क्या आता है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, थीटा क्या है भैया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास। अब यहां से सी का अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं मैग्नीट्यूड, तो दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर इसका मतलब तो ये हुआ, अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जो मेरा निकल कर आया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये आ गया। अच्छा कई बार आपको ना ये एंगल tan फाई निकलवा लेता है, तो यहां से देखो प्यारे बच्चों, यहां से अगर आपको एंगल tan फाई निकलवा लिया जाए, यानी रिजल्टेंट tan फाई का मतलब है कि ये रिजल्टेंट यहां से कितना एंगल बना रहा है, वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो प्यारे बच्चों वो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, tan फाई दैट इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर यानी बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। अच्छा इसमें ये याद रखना है, ए वेक्टर वो होगा जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है, यानी ये फाई जिस साइड के साथ एंगल बना रहा है उसको ए बोलेंगे हम। क्लियर है बात, ये याद रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि हमने ए और बी वेक्टर हैं जो मेरे एंगल कितने पे थे, थीटा पे थे, तो उनका रिजल्टेंट होगा एक सी वेक्टर, और उस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट। क्लियर बात, और एंगल कितना बना रहा होगा, tan फाई, और एंगल में याद रखना है ए वेक्टर वो होगा जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल फाई बना रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं क्वेश्चंस की, हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो मान लो आपको दे दिया जाए कि ये मेरे पास ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मेरे पास है 3 यूनिट, कितना है प्यारे बच्चों, 3 यूनिट। यहां पे आपको दे दिया ये है प्यारे बच्चों मेरे पास बी वेक्टर, और जिसका मैग्नीट्यूड मेरे पास गिवन हमें 4 यूनिट, और उन दोनों के बीच में एंगल दे रखा है थीटा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड एंगल विद ए वेक्टर। यानी रिजल्टेंट मेरा ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है ये बताना। तो मान लेते हैं, देखो प्यारे बच्चों क्या मान लिया,
कि जो मेरा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर कुछ होगा, और ये वाला जो एंगल बना रहा होगा वो फाई होगा, इसको बोल रहे हैं हम सी। ठीक है, अब क्या करना है कि सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिखना है यार, वो मैग्नीट्यूड मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? अंडर रूट, बोलो प्यारे बच्चों, क्या सिखाया था? ए स्क्वायर, मेरे साथ बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्लियर बात? तो यहाँ पे अगर बात करें कि मास्टर, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कोस 60, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है? 60 डिग्री। तो यहां से आएगा मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यानी इन दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहां से ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 प्लस 16 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये हो जाएगा cos 60 यानी 1/2। तो ये फाइनली मेरे पास क्या आएगा? देखो 25 प्लस 12, तो फाइनल आंसर इज √30 यूनिट। ये मेरे पास आ गया भैया क्या? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब एंगल की बात करें, किसकी बात करें? एंगल की, कि रिजल्टेंट हमारा ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो देखो मास्टर ने क्या सिखाया था एंगल निकालने का, याद करो भैया, क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? ये वाला क्या सिखाया था कि भैया tan फाई मेरा इक्वल होगा किसके? बी का मतलब क्या है? 4 साइन थीटा यानी साइन 60। अच्छा एक बार पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। क्या बताया था मास्टर ने? बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहां से बी साइन थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास? 4 साइन थीटा यानी साइन 60 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 इंटू कोस 60। तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 इंटू √3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 2√3, और डिवाइड बाय आ जाएगा प्यारे बच्चों 5, ये वाला। यानी अगर मैं फाई की वैल्यू पूछूं तो फाई आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 2√3 डिवाइड बाय 5। क्लियर है? तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, एक बार आप इसको देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलो भाई, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोगों ने अभी वो देखा है। क्लियर बात? एक और ले लेते हैं छोटा सा प्रॉब्लम, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलो चलो मेरे साथ करिए क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मान लीजिए हमारे पास ये है ए वेक्टर, और ये ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, हमें दे रखा है भैया 4 यूनिट। ठीक है, ये वेक्टर दे रखा है आपको प्यारे बच्चों बी वेक्टर, और बी वेक्टर का दिल ले लेते हैं कितना? 6 यूनिट, और एंगल मान लेते हैं भैया दे रखा है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट and angle of resultant with वेक्टर ए। ठीक है, ये बताना बड़ा सिंपल फंडा क्या कि देखो एक बार ट्राई करिए आप लोग सब, फिर हम बताते हैं इसको। देखो पहली बात तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कि मैं मान लेता हूं कि यार मेरा जो रिजल्टेंट है वो ऐसे इधर आएगा सी वेक्टर, इसके साथ जो एंगल बना रहा होगा वो फाई बना रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो थीटा हमको पता होना चाहिए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर मेरे पास 30 डिग्री हमें गिवन है। इसका आंसर और सुंदर आने वाला नहीं है, क्योंकि कोस 30 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यार क्या करते हैं भैया, सबसे पहले तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं कि होता क्या है। ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये कहानी होती है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भैया, ये होता है, ये हमें निकालना होता है। तो मेरे साथ बोलिए क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि अंडर रूट, इसकी बात करते हैं अंडर रूट। ए स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कोस 30 √3/। ठीक है, अब यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चों, तो मेरे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा। देखो दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 16 प्लस 36 प्लस 24 इंटू √3। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 52 प्लस 424 √3। ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि एंगल भी पूछ लेते हैं, और पूछा भी है इस क्वेश्चन में। तो एंगल का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। क्या होता है प्यारे बच्चों, tan फाई दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आएगी किसकी, tan फाई की, तो tan फाई कैन बी रिटर्न एज बी। बी कहाँ भैया, 630, यानी आ जाएगा 6 और ये साइन 30 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा भैया 4 प्लस 6 इंटू कोस 30। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं भैया, tan फाई दैट इज इक्वल टू 6/1/2 4 प्लस 6 कोस 30 आ जाएगा मेरे पास √3/। तो ये आंसर आ गया 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 √3। तो यहाँ से अगर मैं फाई की मैं बात करूँ तो फाई को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों tan इनवर्स 3/4 प्लस 3 √3। ठीक है, तो ये सिंपल से फंडे थे। ठीक है, सिंपल सा फंडा था, और आपको सिंपल सा फंडा यानी दो वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए। क्लियर है बात, तो इतना आप नोट कर लीजिए, तब तक हम इतना आप नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। चलो भाई देखो, अब अगर हम बात करें कि सर हम एक्चुअल में जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर मेरे पास है ए और ये वेक्टर मेरे पास था बी, और इनके बीच में जो एंगल था वो था मेरे पास थीटा। तो रिजल्टेंट जो मेरे पास निकल के आया था, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, तो वो मेरे पास लग गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलो भाई क्या था, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये वाला है। सर इसका मतलब जो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ये मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, और उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मेरी थीटा पे। किस पे डिपेंड करेगी, थीटा पे। यानी अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, अगर इसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम बात करूं, तो यार मैक्सिमम तब होगा जब मेरा, यानी मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम तब होगा जब मेरा कोस थीटा क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्योंकि ये मैक्सिमम पे ये डिपेंड करेगा। यानी अगर मैं बात करूं तो कोस थीटा मेरा आना चाहिए 1, यानी थीटा आना चाहिए मेरा 0 डिग्री। तो इस पे क्या आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं √a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये फाइनली मेरे पास जो निकल के आया, यानी सी मैक्सिमम जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है मेरे पास a प्लस बी। सर इसका मतलब मैक्सिमम है तो मिनिमम भी होगा। ठीक है, तो यार मिनिमम देख लेते हैं। मिनिमम कैसे होगा वो आप देखिए प्यारे बच्चों, कि ये रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब मेरा जो ये कोस थीटा था, यानी ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाए और मिनिमम होगी -1, यानी जब मेरा कोस थीटा मिनिमम -1 हो जाए यानी थीटा मेरे पास होगा कितना 180 डिग्री। तो उसके बाद जो मेरे पास रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू आती है प्यारे बच्चों वो आ जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। और c मिनिमम की मैं बात करूं तो मेरे पास आ गया a माइनस बी। ठीक है सर, इसका मतलब तो ये हो गया कि किन्हीं भी दो वेक्टर की रिजल्टेंट की वैल्यू हमेशा मिनिमम और उसके मैक्सिमम के बीच में लाई करती है। यानी सर इसका मतलब तो हम ये लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू मेरे पास है a माइनस बी, यानी इस वैल्यू से हमेशा इक्वल या ग्रेटर होगी रिजल्टेंट की वैल्यू और लेस देन होगी किसमें a प्लस बी। ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या इसी पे देखते हैं। जैसे आपको दो वेक्टर दे दिया जाए, यहां देख लीजिए दो वेक्टर दे दिया गया आपको, कौन कौन से दे दिया गया भाई, ए वेक्टर तो है 1 और बी वेक्टर है 6। तो इनके रिजल्टेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो मिनिमम वैल्यू बताऊं तो मिनिमम वैल्यू इनकी होगी 5 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 7, यानी इनके रिजल्टेंट की वैल्यू हमेशा 5 और 7 के बीच में लाई करेगी। अब ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाए कि इनका रिजल्टेंट 2 होगा, क्या भाई कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है इन दो वेक्टर की कितनी है 5 और मैक्सिमम कितनी है 7, तो 5 और 7 के बीच में ही रिजल्टेंट हमेशा लाई करने वाला है। क्लियर बात, ये हमेशा याद रखना। जैसे अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि दो वेक्टर हैं आपके पास, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग is not the possible value of resultant of two vectors। एक तो a तो मेरे पास हो गया 4 और b वेक्टर मेरे पास कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट। ऑप्शन में क्या क्या है वो देख लीजिए, 2 3 9 एंड 1। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a 4 और b क्या है मेरा 6। तो यार हमें पता है कि दो वेक्टर की जो हमेशा रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट क्या आता है हमेशा a माइनस बी की मैं बात करूं तो 6 माइनस 4 से हमेशा बड़ा होगा और इक्वल हो सकता है, और 6 प्लस 4 से हमेशा छोटा या इक्वल हो सकता है, यानी 2 से हमेशा बड़ा होगा और 10 से हमेशा छोटा होगा। 2 से हमेशा बड़ा, देखो 2 या 2 से बड़ा तो ये भी हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 9 भी पॉसिबल है, लेकिन एक एक भैया 2 से छोटा है। तो यहाँ पे अगर मैं ये देखूं तो ये इनका रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज भी करोगे ना वेक्टर्स की तो उसमें भी बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर बात। अच्छा, एक तो मिनिमम मैक्सिमम हो गया, एक इंपॉर्टेंट और आपको काम में आता है वो मैं बता देता हूं कि मान लीजिए कि दो वेक्टर आपका, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है और भैया ये बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट लिखा जाएगा, रिजल्टेंट देखो क्या लिखा जाता है, पहले मैं बात करूं तो पहले तो लिखा तो क्या जाता है वो याद कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90। एंगल 90 है तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जब दो वेक्टर के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री तब ये होने वाली है। क्लियर बात। दूसरी बात सुनिए, देखो
मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये भी इंपॉर्टेंट, जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं ना सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। कैसे? मान लीजिए कि मेरे पास ये वेक्टर है यार ए, और ये वेक्टर है क्या मेरे पास बी, ठीक है, और इनके बीच में एंगल मैं मान लेता हूं थीटा, और मैं बोल देता हूं कि इनका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर है सी, और इसके साथ ए के साथ तो बना रहा है एंगल अल्फा, और इसके साथ बना रहा है एंगल बीटा, ठीक है। तो यार रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो हमेशा हैवियर पार्ट की तरफ लाई करेगा। मतलब कैसे? कि रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उस वेक्टर के ज्यादा पास होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है। जिसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मान लो ए की वैल्यू ज्यादा है तो ये इधर होगा, यानी अल्फा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी दो केस यहां पे बनेंगे इंपॉर्टेंट, क्या कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, तो कंफर्म है मेरा अल्फा छोटा होगा किससे? बीटा से। इस बात, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि भैया कि जो मेरे पास जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड छोटा है किससे? वेक्टर बी से। यानी बी से छोटा है, यानी बी ज्यादा बड़ा वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट है वो बी वेक्टर की तरफ लाई करेगा। इसका मतलब बीटा की जो वैल्यू है वो छोटी होगी किससे? अल्फा की वैल्यू, ठीक है। क्लियर बात है। अगर तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं कि भैया एंगल ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो मेरा जो अल्फा है वो भी इक्वल होगा किसके? बीटा के, ठीक है। ये याद रखना हमेशा। क्या करोगे? इसको याद रखने वाले हो। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा लाई करता है टुवर्ड्स हैवियर पार्ट ऑफ वेक्टर, मतलब जो वेक्टर की वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसकी तरफ लाई करता है। यानी अगर मान लो ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यानी इसकी तरफ लाई करेगा, तो अल्फा छोटा हो जाएगा किससे? बीटा से। क्लियर बात? दूसरी बात, अब इसी में हम देखते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसमें, कि हमने ये तो पढ़ लिया कि जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल है थीटा, और मैं बोल देता हूं कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर बी के, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्ट लिखा जा सकता है क्या? अंडर रूट, क्या लिखते थे पहले रिजल्टेंट बताओ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। अगर अब हम देखें तो देखो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू अंडर, अगर ए और बी इक्वल है मैग्नीट्यूड, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2a² कोस थीटा, यानी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 2a² 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2a² प्लस 1 प्लस आया तो किस में कन्वर्ट होगा? कोस में, यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बाहर आ जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2a कोस थीटा बाई 2। कब है कहानी? जब मेरे दो वेक्टर क्या हैं? उनका मैग्नीट्यूड इक्वल और उनके बीच में एंगल है थीटा, या तो उनका जो रिजल्टेंट है वो मेरा इक्वल हो जाएगा किसके? 2a कोस थीटा बाई 2, या मैं बोल सकता हूं किसके हो जाएगा? 2b कोस थीटा बाई 2। क्लियर? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की। तो इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, वरना हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और आज जितना भी हमने पढ़ा है ना उस सबको ये रिवाइज करा रहा है। आज का जो क्वेश्चन क्या है? एक वेक्टर इधर है 10 न्यूटन, जो आज जो भी पढ़ा है उसको सबको रिवाइज करा रहा है। एक वेक्टर इधर है और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, ये भी है 10 न्यूटन, ठीक है। अब क्या है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। यानी इन दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैंने बोला कि आज जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है उस कंसेप्ट सबको रिवाइज करा है। पहली बात तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भैया दो वेक्टर का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मेरे पास होता है अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा।
अब यहाँ पे पहले तो एंगल पता होना चाहिए, थीटा क्या होगा। तो ध्यान देखना यार, ये क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर है क्या 60 डिग्री? नहीं, क्योंकि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट नहीं है। तो इसको पहले तो टेल टू टेल कनेक्ट कर लेते हैं, ऐसे हो गया। अब ये था, इसका मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन, ये था 60 डिग्री, तो ये मेरे पास कितना हो गया 120 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर मेरे पास आ गया 120 डिग्री। ठीक है, अब सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है हमें। क्या है ये फॉर्मूला, फिर से मैं बता देता हूं क्या, कि भाई C दैट इज इक्वल टू, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू A का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कोस 120 डिग्री। और प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि कोस 120 डिग्री होता है -1/2। तो यहां से C की वैल्यू मेरे पास आ गई क्या, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, -1/2 पुट करूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया 10। यहां से एक चीज और मेरे को कंफर्म हुई, क्या, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 के इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, यानी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर 120 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट भी उनके इक्वल ही होगा। क्या, फिर से मैं बता देता हूं क्या कंसेप्ट समझ में आया, यहां से क्या कंसेप्ट निकल के आया कि भैया दो वेक्टर, यानी एक वेक्टर है ये A, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर है मेरे पास B, A जिसका मैग्नीट्यूड भी A ही है, इनके बीच में है 120 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, वो रिजल्टेंट भी कितने के इक्वल होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वेक्टर A के इक्वल ही होगा। कब, जब मेरा दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 120 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक प्यारे बच्चों, आपने जो कीमती समय दिया है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आप इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, लगातार हमारे साथ बने हुए हो और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख रहे हो। आपने कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद तहे दिल से। जय हिंद, जय भारत।